नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज बहुत दिनों के बाद इस लाइव में। लाइव तो नहीं, सॉरी, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। बीच में एक ब्रेक लिया हुआ था मैंने, इलेक्शंस भी चल रहे थे, तो ये सोचा कि इलेक्शंस हो जाने दिया जाए। रोज़ रोज़ उस पे क्या बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। रिजल्ट्स आ गए हैं, सरकार भी बन गई है, शपथ ग्रहण भी हो गया है, और अभी भी बहसबाजी लोगों की चल ही रही है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, वोट कम कैसे आए, क्यों आए, किसने धोखा दिया, चलता रहेगा। तो मुद्दा ये था कि क्योंकि हम लोग जियो पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात करते हैं कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, और हमारे यहाँ क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे, तो इसलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो हम लोग क्योंकि इनएक्टिव हो गए थे जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जब इलेक्शन में चली जाती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जियो पॉलिटिक्स की रुक जाती हैं। हालांकि इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा रुका नहीं। जयशंकर जी और उनका डिपार्टमेंट जो है वो लगातार एक्टिव था, बातचीत कर रहा था, और दुनिया भर के एंगेजमेंट्स चलते आ रहे थे इलेक्शन होने के बावजूद। बिकॉज कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड एक इस टाइप का परसेप्शन था कि ये सरकार दोबारा आएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स में इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि 2024 जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था किसी एक वीडियो में, कि बड़ा एक क्रिटिकल साल है पूरी दुनिया के लिए। और क्रिटिकल इसलिए भी है क्योंकि लगभग दुनिया के 190-92 देश हैं, और उसमें से 60 देशों में इस साल इलेक्शंस। तो एक इशू ये हो जाता है, और ये 60 देश जो हैं इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट या बड़ी क्रिटिकल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शंस हैं। तो मतलब उसमें रशिया भी था, उसमें इंडिया भी था, उसमें अभी इंग्लैंड का होने वाला है जुलाई में, अभी फ्रांस का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है 30 जून को इलेक्शन, तो वहाँ होना है। अमेरिका का साल के एंड में इलेक्शंस होने हैं। तो अगर आप देखें तो जो मेन पावर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके सबके यहाँ इलेक्शंस ड्यू थे। साल साल की स्टार्टिंग में ताइवान के भी इलेक्शंस होकर के वहाँ पे भी एक नई गवर्नमेंट आ गई। यूरोप की कई कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा क्रिटिकल साल है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि दुनिया में इतनी उथल पुथल चल रही हो और उसी ड्यूरेशन में इतनी सारी कंट्रीज़ एक साथ इलेक्शन के मोड में हों। क्योंकि जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे आप देखेंगे कि जब इलेक्शन का माहौल होता है उस साल में कोई बहुत मेजर डिसीजंस या कुछ करने की पोजीशन में कोई गवर्नमेंट होती नहीं। सब कुछ शांत हो जाता है और सब वेट करते हैं कि इलेक्शन का क्या होगा, रिजल्ट्स आएगा, उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है नया प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी आ जाए, और अगर पार्टी बदल गई पावर में तो फिर उसकी पॉलिसीज़ बदल जाएंगी। तो उस लिहाज से दुनिया में सब कुछ एक तरीके से ठप हो जाता है। तो ये 2024 लगभग उसी टाइप का एक साल है कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लंगड़ाती और लड़खड़ाती हुई चलती हुई दिखाई देंगी। भारत में इलेक्शंस हुए हैं, भारत के इलेक्शंस में बहुत सारा इंटरफेरेंस हुआ, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कल, एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अभी बात करते हैं कि जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है। तो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अभी एक बहुत जो खतरनाक डेवलपमेंट कह सकते हैं, या बहुत ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं, एक बड़ा भारी परिवर्तन जिसे आप कह सकते हैं, वो हुआ है यूरोप में। यूरोप में अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। जो यूरोपियन यूनियन की एक पार्लियामेंट होती है ब्रसल्स में, तो उस पार्लियामेंट के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ का कोटा होता है। किसी कंट्री से 50 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, किसी से 100 इलेक्ट होते हैं, किसी से 90 इलेक्ट होते हैं। इस टाइप से कंट्रीज़ की साइज़ के हिसाब से उनके कोटे फिक्स हैं। उसमें अगर आप बात करें तो जो
यूरोप में बोला जाता है कि एक्सट्रीम राइट विंग मतलब एक्चुअली राष्ट्रवादी पार्टीज होती हैं, लेकिन ये वामपंथियों ने क्या किया कि हिटलर के कारण जो भी राष्ट्रवादी पार्टियां थीं उनको उन्होंने एक तरीके से उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया, हिटलर वाली कैटेगरी में, और उसको एक्सट्रीम राइट विंग कहना शुरू कर दिया। जबकि ये वो पार्टीज़ हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपने देश की कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पे प्राइड करती हैं और इनको प्रोटेक्ट करना और इनको प्रमोट करने की बात करते हैं। जैसे भारत के अंदर अगर आप बात करें तो कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि राइट विंग की पार्टी है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा राइट विंग की पार्टी है। वो ज़्यादातर सेंट्रिस्ट पार्टी कह सकते हैं कि वो सोशलिस्ट और सेंट्रिस्ट पार्टी ज़्यादा है, क्योंकि राइट विंग के बहुत सारे मुद्दों को लेकर के वो बड़े अनकंफर्टेबल से दिखाई देते हैं। कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जब कहता है कि भगवा मतलब भाजपा नहीं है, मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, या काशी मथुरा हमारे विषय नहीं हैं, तो इस टाइप की बातें करने वाली पार्टी को हम राइट विंग तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन राइट विंग के बहुत नज़दीक अगर कुछ है तो भाजपा ही है भारत में, क्योंकि बाकी की जो पार्टीज़ हैं वो तो ऑलमोस्ट वामपंथी विचारधारा वाली हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा विपक्ष आ जाता है। और कांग्रेस की मौजूदा हालत देखें तो मौजूदा रूप में कांग्रेस को तो पूरी तरीके से वामपंथी ही चला रहे हैं। तो भारत की बात करें तो एक सेंट्रिस्ट पार्टी कह सकते हैं, लेकिन इसको भी जो वेस्टर्न मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू फासिस्ट और पता नहीं क्या क्या के नाम से बुलाता है। तो इसी टाइप की पार्टियां जो मतलब भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ज़्यादा कट्टर पार्टियां, वो यूरोप में पावर में, यूरोपियन पार्लियामेंट के पावर में आने की पूरी पूरी उनकी संभावनाएं बन गई हैं। जिसमें कि जैसे इटली की 60-65 सीट्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, उसमें उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी पार्टी ने बहुत सारा गेन किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके बहुत मेंबर्स जीत रहे हैं। फ्रांस में 90 सीट्स हैं करीब यूरोपियन पार्लियामेंट में। फ्रांस के अंदर यही पोजीशन आ रही है कि वहाँ पे भी जो मैरी लेपेन हैं वो भी एक लेडी हैं और एक्सट्रीम राइट विंग से हैं, और उनकी पार्टी बहुत आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी की भी स्वीडन और बाकी कंट्रीज़ की अगर आप बात करें तो वहाँ की जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो गेन कर रही हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट का नक्शा एकदम से बदलने वाला है, और वहाँ पे हो सकता है कि ये पूरे जो राष्ट्रवादी यूरोपियंस हैं ये पावर में आ जाएंगे। और इन लोगों के बड़े क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स जो अवैध रूप से अप्रवासियों को घुसाया जा रहा है यूरोप के अंदर, अफ्रीका से और दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज से, जो ये सब आकर के बैठे दंगा फसाद कर रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं। तो उनको लेकर के इन पार्टीज़ का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि इनको सबको बाहर निकालो, ये नहीं चाहिए हमको। फिर इन लोगों का दूसरा एक स्टैंड है कि ये यूरोप की यूक्रेन में क्या ज़रूरत है, क्यों हम जा कर के वहाँ पे एक लड़ाई में घुसे हुए हैं और इतना पैसा फूंक रहे हैं, और इस लड़ाई के चक्कर में हमारे फ्यूल प्राइसेस और बाकी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, क्योंकि आपने जबरन उस लड़ाई में टांग फंसा ली है। और टांग फंसाने के अलावा आपने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, उनसे तेल लेना बंद कर दिया है। तो इस टाइप के इश्यूज़ को लेकर के इन राइट विंग पार्टीज़ का बिल्कुल एक ऑपोजिट स्टैंड है जो अभी तक यूरोप करता आया है उससे। तो इनके पावर में आने से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने की संभावना है। जैसे ये पार्टीज़ का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि ये जितने इमिग्रेंट्स वगैरह घुसे हुए हैं इनको ढूंढ ढूंढ के निकालो और देश से बाहर करो। और जो एक इनका फंडामेंटलिस्ट रिलीजन है पर्टिकुलर, उसके ऊपर लगाम लगाओ, नकेल लगाओ, और जो इनका बुर्का हिजाब वगैरह है इसको बैन करो, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। जगह जगह जो ये अपना मॉस्क वगैरह बना लेते हैं, इनको डिमोलिश करो, तोड़ो, अलग करो, इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है हमको। इनको जो दुनिया भर की एक वेलफेयर की फैसिलिटीज़ दी जा रही है, फ्री खाना और फ्री पैसा वगैरह,
वो सब बंद किया जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर के ये राइट विंग पार्टीज़ अग्रेसिव हैं। इसके अलावा यूक्रेन से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब यूक्रेन के फेवर में रशिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। रशिया के साथ हम अपना रिलेशंस वापस मेंटेन करें, ऑयल वगैरह लेना शुरू करें रशिया से। तो वो उस तरीके के बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो इन लोगों का एक स्टैंड है। और अगर ये लोग जीत करके आ जाते हैं तो ये सब होना है। अब अभी जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में, प्लस जैसे फ्रांस की गवर्नमेंट जो है वो मैक्रों चला रहे हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं। जर्मनी में लेफ्टिस्ट हैं। अभी जर्मनी के अंदर भी राइट विंग पार्टीज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, एएफडी वगैरह बहुत तेज़ी से उभर रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो है वो अभी इस माइग्रेंट क्राइसिस से परेशान हो चुकी है। जगह जगह यूरोप में दंगे हो रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ के लोग इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं। तो वो इन पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब अभी रिसेंट अब आते हैं कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। तो पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा न्यूज़ दे देता हूँ। तो यूरोप की कंट्रीज़ ने पहले बैन लगा रखा था यूक्रेन के ऊपर कि हम लोग तुमको जो वेपन्स दे रहे हैं उसका तुम अपनी मतलब टेरिटरी के अंदर अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ करोगे। रशिया के अंदर कोई अटैक नहीं करोगे। मतलब कोई मिसाइल है तो उसको आप रशिया के अंदर फायर नहीं करोगे। आप बॉर्डर पे फायर करो, रशियन फोर्सेस के ऊपर फायर करो वो वेपन्स जो आपकी कंट्री के अंदर घुसपैठ कर रही हैं, रशियन आर्मी वगैरह। रशिया के अंदर डीप आपको स्ट्राइक नहीं करनी है। और यूक्रेन लगातार उनसे यही बात कह रहा था कि जब तक हम रशिया को डीप स्ट्राइक नहीं करेंगे हम रशियंस को यहाँ घुसने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनको डीप स्ट्राइक करेंगे तो उनको बहुत सारी फोर्सेस और ताकत अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे घुसने के लिए जो आर्मी उनको अवेलेबल होगी वो कम हो जाएगी। इस टाइप का एक बहस उनकी चल रही थी। तो अभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूक्रेन को ये अलाउ कर दिया है कि आप लोग जा कर के रशिया के अंदर स्ट्राइक्स कर सकते हो। और अभी एक खबर आई है कि यूक्रेन से कोई मिसाइल फायर की गई है जिसने कि रशिया के अंदर किसी एयरबेस पे अटैक किया है और एक Su-35 जो फाइटर जेट है वो उसमें डैमेज हुआ है। तो यूक्रेन को अब ये छूट मिल गई है कि वो यूरोपियन और अमेरिकन वेपन्स का यूज़ करके रशिया की टेरिटरी के अंदर रशियन फोर्सेस और रशियन एसेट्स पे अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ से वॉर एक अलग शेप में चला जाएगा, एस्केलेशन एक अलग लेवल पे हो जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन कंटिन्यूसली ये बोल रहा है कि हमारे पास आर्म फोर्सेस की कमी है, लोग नहीं है हमारे पास, हमको सोल्जर्स नहीं हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। ये भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान से बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लड़ाके वगैरह हैं इनका भारी रिक्रूटमेंट यूक्रेन ने किया हुआ है और उनको ले जा करके वहाँ लड़ाई के लिए उतारा हुआ है। और काफ़ी कुछ चल रहा था, दुनिया भर से वो फाइटर्स किराए पे ले रहे थे, भाड़े के सैनिक, और उनको सबको ला करके यूक्रेन अपने यहाँ युद्ध में घुसा रहा था। अब खबर आई है कि फ्रांस ने भी अपनी 2000 सैनिकों की कोई टुकड़ी भेज दी है। रशिया कंटिन्यूसली ये कहता आया है कि अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका अपनी फोर्सेस यूक्रेन में उतारते हैं तो डायरेक्ट उनके साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाएगा। हम ये मान लेंगे कि वो कंट्री हमारे साथ युद्ध में उतर आई है और फिर हम उस कंट्री के ऊपर अपनी मिसाइल स्ट्राइक्स करने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो फ्रांस में जहाँ एक तरफ एक राइट विंग गवर्नमेंट की संभावनाएं बनी हुई हैं, वहाँ पे जो अभी मौजूदा लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है उसने रशिया के साथ एक युद्ध टाइप की पोजीशन खोलने की तैयारी कर ली है और 2000 सोल्जर्स उतार दिए हैं। अब रशिया वेट करता है ये फ्रांस के चुनावों का, या कोई स्ट्राइक कर देता है फ्रांस के ऊपर, या ये सोल्जर्स उतर जाते हैं रियली कि बॉर्डर पे बैठे रहते हैं, या लड़ाई में सीधे सीधे इन्वॉल्व हो जाते हैं और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ये देखने वाली बात होगी। जर्मनी की भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग है, कुछ सोल्जर्स वो भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं यूक्रेन में रशिया के साथ लड़ने के लिए। अब इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो
पिछले 24 घंटे का जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि अमेरिकन जो नेवी है, यूएस नेवी, उसने ये रिपोर्ट किया है कि हमारे जो ईस्ट कोस्ट है, जिधर आपका क्यूबा पड़ता है, तो क्यूबा आप देखेंगे तो हार्डली 100 किलोमीटर है अमेरिका से, समंदर में एक आइलैंड है छोटा सा। और क्यूबा जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया के बहुत क्लोज है। तो यूएस नेवी का ये कहना है कि उनको कंफर्म हुआ है कि रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर के एक न्यूक्लियर सबमरीन, एक है या दो है, वो सबमरीन क्यूबा में खड़ी हुई है। अब अमेरिकन कोस्ट से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रशियन न्यूक्लियर सबमरीन विथ न्यूक्लियर वेपन्स आकर के खड़ी हो गई है। यूएस नेवी का ये भी कहना है कि एक पूरा वॉरशिप्स का एक फ्लीट जो है रशियन, वो भी क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है, जिसके पास कैलिबर और दूसरी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह उन वॉरशिप्स के ऊपर हैं, और वो भी यूएस कोस्ट से 100 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ खबरें ऐसी आई थी कि कई बार चाइनीज़ सबमरीन यूएस कोस्ट के आसपास देखी गई थी। तो इधर से भी रशिया और चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो डिप्लॉयमेंट अमेरिका के तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक खतरे की घंटी है। हालांकि अभी अमेरिका क्या कर रहा है इसके रिस्पॉन्स में, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अमेरिका अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने वाली पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो भी इलेक्शंस में जा रहे हैं। उनका ईयर एंड तक इलेक्शन है, और इलेक्शन के पहले तक मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना पूरी तरीके से अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ही दूसरी एक कहानी आ जाती है कि अमेरिका का सऊदी अरेबिया के साथ एक ऑयल फॉर सिक्योरिटी टाइप का एक एग्रीमेंट हुआ था 8 जून 1974 को। ये 50 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था, और इस एग्रीमेंट के तहत कहानी ये थी कि सऊदी अरब को ये कंडीशन थी कि वो अपना ऑयल का जो भी व्यापार या ट्रेड करेंगे वो डॉलर्स में करेंगे और किसी करेंसी में नहीं करेंगे। वो दुनिया में किसी को भी तेल बेचेंगे, बदले में डॉलर लेंगे, यूएस डॉलर, और उसके बदले में सऊदी अरब की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का पूरा जिम्मेदारी अमेरिका और अमेरिकन आर्मी और उनके फोर्सेस की होगी। वो आर्मी, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, ये लोग वहाँ पे बेसेस बना करके बैठेंगे और सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेंगे। प्लस सऊदी अरब की जो ये साउद फैमिली का किंगडम है, इनकी जो रेजीम है, जो इनकी सरकार है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई अंदर से या बाहर से इनकी सरकार को पलटा ना सके, तख्ता पलट ना कर सके। तो हर तरह का प्रोटेक्शन इनको दिया जाएगा, बदले में ये लोग तेल का पूरा ट्रेड जो है वो डॉलर्स में करेंगे। इस प्रोटेक्शन, मतलब ये जो एग्रीमेंट है, ये 8 जून 1974 को हुआ था, और इसकी एक्सपायरी थी 9 जून 2024। 50 साल के लिए ये एग्रीमेंट था। 9 जून 2024 को ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है। अमेरिका की तरफ से इसके रिन्यूअल का अभी तक कुछ किया नहीं गया है। तो आज आप बात करें तो ये एग्रीमेंट 4-5 दिन हो गए हैं एक्सपायर होके पड़ा हुआ है, और सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं इस समय इसके रिन्यूअल के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इस एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब अब फ्री है अपने ऑयल के ट्रेड को किसी भी करेंसी में करने के लिए। इससे लिंक करके आप देखिए तो रशिया ने इस बार ब्रिक्स की जो समिट है वो रशिया को होस्ट करनी है, वो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उसी पीरियड में होनी है। रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जो एक पेमेंट सेटलमेंट का प्लेटफॉर्म है, जो मल्टीपल करेंसीज़ के थ्रू एक दूसरे से पेमेंट तुरंत के तुरंत सेटल हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड की, वो प्लेटफॉर्म हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। आशाएं ये हैं कि जो ब्रिक्स की समिट होगी उसमें रशिया ऑफिशियली इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर देगा। सऊदी अरब ब्रिक्स का मेंबर है, तो ऑयल का पूरा जो ट्रेड है वो हो सकता है कि ब्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होने लगता है। अगर ऐसा होता है
तो यूएस डॉलर की वैल्यूएशन जो है वो बहुत बड़ा हिट ले लेगी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद दुनिया में यूएस डॉलर की कोई डिमांड बचेगी नहीं। भाई तेल जिसको ख़रीदना है वो अपनी करेंसी में जा कर के ख़रीद सकता है और पेमेंट सेटलमेंट कर सकता है, उसके पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया है ब्रिक्स के थ्रू। तो 5 या 10 करेंसीज़ की बास्केट होगी और उसमें से किसी भी करेंसी के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जब डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो डॉलर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और ये जैसे ही होगा, अमेरिका के अंदर एक इन्फ्लेशन का तूफ़ान आएगा, क्योंकि दुनिया भर का जो डॉलर फैला हुआ है, जो आज की डेट में हर कंट्री स्टॉक करके रखती है अपने बैंकों में अपने पास, क्योंकि उनको तेल वेल ख़रीदने के लिए इन डॉलर्स की ज़रूरत होती है, वो फिर बेकार हो जाएंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोलेंगे हम अपनी करेंसी में ख़रीद सकते हैं, डॉलर रखने की क्या ज़रूरत है। तो वो डॉलर सारा का सारा वापस अमेरिका जाने लगेगा, और जब इतना सारा डॉलर अमेरिका में पहुंच जाएगा तो डॉलर की वैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका में मतलब ये हालत हो जाएगी कि जो चीज़ आज $1 की है वो अब $10 और $8 तक पहुंच जाएगी। तो ये एक इन्फ्लेशन वाली, एक हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अमेरिका में आ सकती है। वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। आज की डेट में मान लीजिए आपका एक मकान है अमेरिका के अंदर, डॉलर टर्म्स में वो मान लीजिए $1,00,000 का है, आपका इंडियन रुपीज़ में 83-84 लाख रुपीज़ का होता है, तो आपके पास वहाँ पे 85 लाख रुपए का एक एसेट अमेरिका के अंदर है। जब ये पूरा कहानी हो जाएगी तो पता चलेगा कि आज जो डॉलर आपका 84-85 रुपए का है, हो सकता है वो 30-40 रुपए का हो जाए। तो वो एसेट जो 1,00,000 का था, वो यहाँ की करेंसी में अब 40 लाख रुपए का बचा, तो आधी वैल्यू बच गई आपकी। उसके बाद वहाँ पे क्राइसिस, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हिट होगा, तो जो 1,00,000 रुपए की वैल्यू का माल था, उसका कोई 50,000 और 40,000 में भी कस्टमर नहीं मिलेगा। तो 40-50 हज़ार पे उसकी वैल्यू आ गई, तो अब और कम हो करके जो आपका 85 लाख रुपए का एसेट था वो 25 लाख रुपए का बचा। तो ये वाली सिनेरियोज अमेरिका के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ डॉलर की बैकबोन जो है वो पूरा का पूरा ऑयल ट्रेड है, और सऊदी अरब से ये एग्रीमेंट जो था, ये पूरा डॉलर को खड़ा करके रखने वाला एग्रीमेंट था, और पिछले 50 साल से डॉलर इसी एग्रीमेंट के दम पे दुनिया की वर्ल्ड करेंसी बना हुआ था। अब स्थिति ये बन जाएगी कि डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। जब नहीं बचेगी तो डॉलर की वही हैसियत होगी जो आज रुपए की है, जो चाइना के युआन की है, या जो रशिया के रूबल की है, या जो ब्रिटेन के पाउंड की है। ये सब उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब यूरोप की बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो डॉलर से पैक्ड हैं, तो जब डॉलर टूटेगा तो उनकी करेंसीज भी टूटेंगी। तो एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस का तूफान भी अमेरिका और यूरोप में अगले साल तक आएगा, या हो सकता है इसी साल के एंड में उसकी शुरुआत हो जाए। अब ये एग्रीमेंट तो अभी 9 जून को एक्सपायर हो गया, इसका हो सकता है जून एंड होते होते आपको इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाए, डॉलर के वैल्यूएशन में कुछ उठापटक शुरू हो जाएगी। तो वर्ल्ड जो है वो बड़ा धीरे धीरे, इंच बाय इंच एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोग पिछले 3-4 महीने से इलेक्शंस की कहानियों में उलझे हुए थे, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमें पता नहीं चला कि इज़राइल और हमास के बीच में क्या हो रहा है। लेकिन वॉर चलते रहे, सब कुछ होता रहा, लोग मारे जाते रहे हैं और क्राइसिस बढ़ता गया है। और अभी जो दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा था सबको कि रशिया यूक्रेन का कुछ नहीं है, सब ठंडा हो गया है, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ये जो लेफ्टिस्ट्स हैं, ये वामपंथी दल हैं, इनका यूरोप से सत्ता जा रही है, लेकिन ये उसके पहले यूक्रेन में आखिरी बार एक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हटें भी, तो राइट विंग जो है वो उस आग और उस क्राइसिस से जूझता रहे। क्योंकि ये लेफ्टिस्ट्स की एक बड़ी कला होती है कि ये हंगामा क्रिएट कर देते हैं, और हंगामा क्रिएट करने के बाद उसी हंगामे को बहाना बना करके वापस खुद सत्ता में अपने आप आने की कोशिश करते हैं। तो ये या तो सत्ता में रहेंगे तो क्राइसिस बना के रखेंगे, और ये जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो और बड़ा क्राइसिस क्रिएट करके जाएंगे, और फिर जो पावर में आ गई है गवर्नमेंट, उसको उसका दोषी बना करके वापस सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप का एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है। तो
ये ओवरऑल मैंने आपको एक रिकैप दिया कि जहाँ पे रशिया के अंदर अटैक्स शुरू करवा दिए हैं इन लोगों ने, मिसाइल्स वगैरह दे दी हैं यूक्रेन को, वो फायर कर रहे हैं रशिया के अंदर। रशिया को इम्पैक्ट होगा, उनको ज़्यादा नुकसान होना शुरू होगा तो वो भी इधर उधर मिसाइल्स फायर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अगर यूरोप के अंदर अलग कंट्रीज़ पे अटैक करने शुरू कर दिए रशियन मिसाइल्स से, तो एक क्राइसिस की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। अमेरिका में जैसा मैंने आपको बता दिया कि रशियन न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर वेपन्स से लैस होकर के क्यूबा में आकर के खड़ी हो गई है। रशिया के वॉरशिप्स की फ्लीट जो है वो शायद क्यूबा की तरफ बढ़ रही है। उनके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे एक क्लैश की सिचुएशन बन सकती है। चाइना के लिए भी कहा जा रहा है कि दिसंबर तक चाइना भी ताइवान के ऊपर एक दांव खेलने के लिए तैयार है। इधर अमेरिकन नेवी के जो कमांडर्स हैं उस एरिया के, उनका बयान आया है कि अगर ताइवान के साथ कुछ किया गया तो हम ताइवान स्ट्रेट को जला डालेंगे, नर्क बना देंगे, ऐसा वैसा। तो वो एक बयानबाजी और एक हाई टेंशन वाली सिचुएशन वहाँ बनी हुई है। चाइना का फिलीपींस के साथ पंगा चल रहा है। फिलीपींस ने भी हाल में अपन से इंडिया से ब्रह्मोस ली है। वियतनाम से बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है इंडिया की ब्रह्मोस को लेकर के। सबके इश्यूज चाइना के साथ हैं। इंडिया का चाइना के साथ ऑलरेडी एलएसी पे काफ़ी तनाव चल रहा है। भारत का पीओके को लेकर के पाकिस्तान के साथ एक टेंशन चल रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चुनाव में हम लोगों का दिमाग उलझा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्थितियाँ बनती जा रही थी वो प्रोग्रेस ही हो रही है उसमें। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई ठंडा हो रहा है या वापसी आ रही है। बस एक खबर ये आ रही है कि इजराइल हमास की जो लड़ाई चल रही थी उसमें अब सुनने में आ रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में कोई समझौता होने वाला है और सीज़ फायर होने की स्थिति बन रही है। लेट अस सी क्या होता है। बाकी ये है कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं काफ़ी क्रिटिकल बनती जा रही हैं। इसमें सबसे डिसअपॉइंटिंग हालत में इस समय अमेरिका दिखाई दे रहा है, जो कि एक पूरी तरीके से जो अमेरिकन सोसाइटी है वो बहुत बुरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है। बिल्कुल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो हिस्सों में, दो फाड़ में मतलब बिल्कुल बंट गई है सोसाइटी। उसके अलावा इमिग्रेशन का उनके यहाँ बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हुआ है। उनको खुद नहीं पता है कि किस किस्म के इमिग्रेंट्स उनके यहाँ घुस गए हैं। अमेरिका के बहुत सारे जो एनालिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार चाइनीज़ मिलिट्री के ट्रेंड जो लोग हैं उनको चाइना ने घुसा रखा है, और वो भी अमेरिका के अंदर बहुत सारे अटैक्स और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे रशियंस भी घुसे हुए हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि बाइडेन साहब ने मेक्सिको वगैरह के बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन बॉर्डर वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, तो हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग एंटर कर रहे थे अमेरिका में। तो अमेरिका का अपना एक माइग्रेंट क्राइसिस बना हुआ है। वो क्या है, कौन लोग आए हैं और वो क्या करने वाले हैं अमेरिका के साथ, ये अमेरिकन को खुद नहीं समझ में आ रहा। तो इस टाइप के सिनारियोज़ में पूरी वर्ल्ड चल रही है। कहाँ क्या आग लगने वाली है, क्या होने वाला है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर है कि लगातार एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन डेवलप और बिल्डअप होती जा रही है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि बोला जाए कि कहीं शांति की कोई संभावनाएं बन रही हों। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।